बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के चौथे अध्याय में चैप्टर 4 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस अध्याय में हम आंकड़ों का प्रबंधन सीखेंगे, डेटा मैनेजमेंट करना सीखेंगे। इस चैप्टर के भूमिका के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, फार्मूलाज को जानेंगे। तो ये जो वीडियो लेसन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं तो आप जो इसमें प्रश्नावली दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्नावली आसानी से आप हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर पूरा का पूरा देखें आप। सो स्टूडेंट्स, आपके दैनिक जीवन में आपके सामने अनेक तरह की जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन हैं, वो आती हैं। जैसे आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक आदि। इसी तरह आप अखबार, टेलीविज़न, पत्रिकाओं और अन्य साधनों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देख चुके हैं। इन्हीं सूचनाओं को हम आंकड़ा या डेटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शहरों का किसी एक दिन अधिकतम तापमान कितना था और न्यूनतम तापमान कितना था, ये बताया गया है। तो इसको अध्ययन करने के बाद अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक तापमान किस शहर का रहा, तो आप बता देंगे कि गया शहर का रहा, है ना। और उसी दिन सबसे कम तापमान किस शहर का रहा, तो आप बता देंगे कि श्रीनगर का रहा, जहाँ तक अधिकतम तापमान की बात करें, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे इस अध्याय के हिसाब से समझना ज़रूरी है। आंकड़ों यानी कि डेटा को इकट्ठा करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हम इनका उपयोग जो है वो किस कार्य में करेंगे। आंकड़ों का जो संग्रह या कलेक्टिंग ऑफ डेटा जो कहलाता है। आंकड़ों को कलेक्ट करने के बाद, डेटा को कलेक्ट करने के बाद, संग्रह करने के बाद हमें आंकड़ों का जो है संगठन करना या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करना भी आना चाहिए। एकत्रित किए गए आंकड़ों को एक उपयुक्त सारणी के रूप में संगठित किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि ये सरलता से समझने के योग्य हों और इनकी व्याख्या की जा सके। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कक्षा अध्यापिका सुश्री अर्चना यह जानना चाहती थीं कि गणित में बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा। वह बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्नलिखित प्रकार से लिखती हैं। जैसे एक बच्चे को आता है 23 नंबर, दूसरे को आता है 35 नंबर, तीसरे को 48 नंबर, इस तरह से वो लिख लेती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी इस डेटा को देख के आपको समझ में आ रहा है कि किस बच्चे को कितना नंबर आया, कौन बच्चा जो है सबसे अधिक नंबर लाया, कौन बच्चा जो है सबसे कम नंबर लाया, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। इस रूप में आंकड़े जो है वो सरलता से समझने योग्य नहीं थे। इस आंकड़े से यह भी पता नहीं चलता था कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन कैसा रहा। अर्चना के एक सहकर्मी ने, यानी कि उनके जो कॉलीग थे, उनके साथ काम करने वाले ने उन आंकड़ों को एक सारणी के रूप में इकट्ठा करने में उनकी सहायता की। तो आइए देखते हैं ये सारणी कैसे बनाया। इस सारणी में उन्होंने क्या किया, रोल नंबर 1 में कौन सा विद्यार्थी था उसका नाम भी डाल दिया, रोल नंबर 2 किस विद्यार्थी का था और उसको कितना कितना नंबर या कितना प्राप्तांक उसको मिला, कितना मार्क्स मिला है, उसको जो है इस तरह से अरेंज किया। रोल नंबर 1 को मिला है 23 नंबर जिसका नाम है आशीष, रोल नंबर 2 अरशद जिसको 35 नंबर मिला, रोल नंबर 3 अमरेंद्र 48 नंबर मिला। इस तरह से 10 लड़कों का एक लिस्ट तैयार हो गया। अब अर्चना यह समझ सकी कि किस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया। एटलीस्ट यहाँ पे छात्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वह कुछ और भी जानकारी चाहती थी। तो सहकर्मी ने उन आंकड़ों को दूसरी तरह से प्रदर्शित किया। ये तो था कि रोल नंबर के वाइज, रोल नंबर के हिसाब से कौन लड़का कितना मार्क्स लाया है, इसको अरेंज कर दिया गया। अब अगर हम कौन बच्चा सबसे अधिक नंबर लाया उसके हिसाब से शॉर्ट करें तो ये सारणी जो है इस प्रकार से बनती है। सबसे अधिक मार्क्स जो लाया है अमरेंद्र, जिसकी रोल नंबर 3 थी, है ना। उसके बाद सुहाना, और सबसे कम अगर नंबर प्राप्त किया तो जयराज ने, जिसका रोल नंबर कितना था, 7 था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेटा जो है रैंक वाइज आ जाता है। सबसे अधिक नंबर आता है अमरेंद्र को और सबसे कम नंबर अगर देखा जाए तो जयराज को आता है। अगर पासिंग मार्क्स 30 मान लिया जाए तो इसमें कितने बच्चे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 लड़के पास हैं और कितने लड़के फेल हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये डेटा जो है ज़्यादा
बेहतर साबित हो रहा है, यहाँ पे बेहतर दिख रहा है, जिससे बहुत मीनिंगफुल रिजल्ट आ रहे हैं। तो यही होता है डेटा का ऑर्गेनाइजेशन या फिर आंकड़ों का संगठन। और आगे है प्रतिनिधि मान यानी कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। एक ऐसी संख्या है जो दिए हुए प्रेक्षणों के समूह या आंकड़ों के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जैसे एवरेज आपने सुना होगा, औसत। इसमें क्या करते हैं, मान लिया जाए कि कोई खिलाड़ी 4 मैचों में अलग अलग रन बनाता है, तो चारों मैचों में बनाए गए रनों को जोड़कर उसमें 4 से भाग दे देते हैं, तो हमें उसका एक एवरेज या फिर औसत प्राप्त होता है। और आगे हम प्रसार या परिसर, जैसे हम अंग्रेजी में रेंज कहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्नावली 4.1 में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं परिसर निकालने के लिए। प्रेक्षणों के उच्चतम एवं निम्नतम मानों के अंतर से हमें प्रेक्षणों के प्रसार यानी कि रेंज का अनुमान लग जाता है। परिसर बराबर अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में पहले अवस्थित कर लेंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उच्चतम मान कौन है और निम्नतम मान कौन है। तो प्रसार निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्रेक्षणों का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षणों का निम्नतम मान कर देना है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक स्कूल के 10 अध्यापकों के वर्षों में आयु इस प्रकार है। ठीक है, 10 अध्यापक हैं, उन सबकी आयु जो है इस प्रकार दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयु का जो है आरोही क्रम निकाल लेते हैं। सबसे कम उम्र जो है वो है 23 साल, फिर 26 साल, 28 साल, 32 साल, 33 साल, 35, 38, 40, 41 और 54 साल। ये 10 अध्यापक हैं और उन सबके उम्र का जो है हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। और इस तरह से हमें सबसे कम उम्र यहाँ पे मिल जाता है कितना, 23 साल, और सबसे अधिक आयु या उम्र कितना मिल जाता है, 54 साल। तो यहाँ पे प्रेक्षणों का उच्चतम मान हो जाएगा 54 और प्रेक्षणों का निम्नतम मान हो जाएगा 23। अगर हम इसका परिसर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, अध्यापकों की आयु का परिसर बराबर क्या होगा, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो उच्चतम मान कितना है, 54, और निम्नतम मान कितना है, 23। 54 माइनस 23 करेंगे तो 31 वर्ष आएगा। यही हो जाएगा परिसर। ठीक है, और अब उसके बाद है अंकगणितीय माध्य या फिर समांतर माध्य, इसे हम कह सकते हैं। इसे हम एरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि या फिर रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, या केंद्रीय मानों यानी कि सेंट्रल वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। इनमें से एक प्रतिनिधि मान जो है वो है अंकगणितीय माध्य, या इसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं, एरिथमेटिक मीन। तो माध्य जब निकालना होगा तो माध्य का एक फार्मूला होता है जो कि प्रश्नावली 4.1 में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो आइए इसे भी हम उसी उदाहरण के थ्रू समझते हैं। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेटा है आप इसे आरोही क्रम में नहीं भी व्यवस्थित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए यहाँ पे वही प्रश्न जो अभी हमने देखा था उदाहरण के तौर पे, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। तो 10 अध्यापक हैं, उनके आयु जो है वर्षों में दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 10 अध्यापक हैं। तो हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सबको हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से माध्य निकालेंगे। देखिए शिक्षकों की माध्य आयु बराबर क्या करेंगे, सारे जो 10 अध्यापकों के जो आयु दिए गए हैं वर्ष में, सबको जोड़ के 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो सबको जोड़ के आ जाता है 350, और कुल मिलाकर 10 अध्यापक हैं तो 10 से भाग देने पर ये 35 वर्ष आता है। तो इसकी जो माध्य आयु होगी वो कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद है माध्यक यानी कि मीडियन। माध्यक भी एक प्रकार का प्रतिनिधि मान है। यह उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के मध्य यानी कि बीच में होता है, उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद। अर्थात आधे प्रेक्षण क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं, और आधे प्रेक्षण इसके नीचे होते हैं, यानी कि ये बीच का मान होता है। ठीक है, माध्यक निकालने का जो तरीका है वो इस तरह से है।
दिए गए आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम हो तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, आपको n+1/2 कर देना है, और यही n+1/2वें प्रेक्षण का मान जो है वो माध्यक का मान कहलाएगा। जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, यानी कि प्रेक्षण जब 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, इस तरह से हो, तो माध्यक जो है वो n/2वें और n/2 + 1वें प्रेक्षण का माध्य होता है। ठीक है, इस प्रकार जब प्रेक्षणों की संख्या बराबर सम हो तो इसका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, n/2वें प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वें प्रेक्षण बाई 2 कर देना होगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटरों में लंबाई ये है। 9 विद्यार्थी हैं जिनकी लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, इसको आरोही क्रम में लिख लिया गया। 144 सबसे कम था, इसको पहले लिखा गया, फिर 145, 147, 148, 149, 150, इस तरह से 160 तक लिख लिया गया। अब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या चूंकि 9 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, विषम संख्या है तो n+1/2 यानी कि n+1 का मतलब यहाँ पे n की संख्या क्या है, 9 है। 9 में 1 जोड़ देते हैं, 9 + 1/2 9 + 1 करेंगे तो आप 10/2 यानी कि 5वां प्रेक्षण होगा। कौन सा होगा, 5वां प्रेक्षण। तो 1 2 3 4 5, 5वां प्रेक्षण में क्या है, 149। अब 149 को देख लीजिए आप, बाकी के जो मान हैं कितना बचते हैं, 1 2 3 4, इसके 4 दाईं ओर हो जाएगा, 4 बाईं ओर हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये बीच में आता है सबसे, है ना, तो ये हो जाएगा माध्य। ठीक है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 9 है अर्थात विषम है, इसलिए हम n+1/2 यानी कि 9 + 1/2, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/2, और 10 में से, और जब 10 में 2 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, है ना, = 5वें विद्यार्थी की लंबाई जो कि 149 सेंटीमीटर है ज्ञात करके माध्यक प्राप्त कर लेते हैं। अतः माध्यक लंबाई बराबर 149 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो प्रेक्षणों की संख्या थी वो विषम थी। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें प्रेक्षणों की संख्या जो है वो सम होगी। कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये हैं। टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना मैच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैच, यानी कि यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या 16 है जो कि सम संख्या है। तो सबसे पहले हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। सबसे छोटा इसमें मान कौन था, 2 था, देखिए यहाँ पे 2, उसके बाद 5, फिर 7 7 2 बार था, फिर 8 8 2 बार था। इस तरह से आप इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। यहाँ कितने पद हैं, 16 पद हैं जो सम संख्या के प्रेक्षण हैं, इसलिए यहाँ 2 मध्य पद हैं। एक तो होगा 16/2 यानी कि n/2, और दूसरा होगा 16/2 + 1 यानी कि 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 + 1 यानी कि 9वें पद। तो ये हो जाएगा 8वां पद, 16/2 कितना हो जाएगा, 8वां पद, और 16/2 + 1 का मतलब हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9वां पद। तो इसमें 8वां और 9वां पद को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया, ये 8वां पद और ये 9वां पद। तो इससे बाईं ओर 7 हो जाएगा, दाईं ओर भी 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 दोनों तरफ हो गया। अब 8वां पद है 10 और 9वां पद है 14। तो हम क्या करेंगे, अतः 8वें और 9वें पदों का मान का माध्य ही माध्यक होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 14/2 कर देंगे, तो आ जाएगा 14 10 कितना हो जाएगा, 24/2 यानी कि 12। अतः कबड्डी टीम द्वारा प्राप्त किए गए माध्यक अंक कितने हैं, 12 हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे है बहुलक, जिसे हम अंग्रेजी में मोड कहेंगे। बहुलक प्रेक्षणों के एक समूह में वह प्रेक्षण होता है जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बार जो आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए।
1 1 2 3 4 2 1 2 2 4। समान मान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या करते हैं, 1 1 कितना बार है, 1 2 3 बार है, 3 बार लिख दिए। फिर 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो 2 2 2 2। फिर 3 एक ही बार था और 4 जो है वो 2 बार है। इन आंकड़ों का बहुलक 2 है क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया है, 4 बार, है ना, क्योंकि यह अन्य प्रेक्षणों की तुलना में अधिक बार आता है। तो बहुत ही आसान है बहुलक निकालना। आप क्या करेंगे, डेटा को अरेंज कर देना है और जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही उन सारे संख्याओं का क्या होगा, बहुलक होगा। और आगे हम जानते हैं कि आलेख या फिर ग्राफ क्या होता है। एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन है। दंड आलेख बार ग्राफ आंकड़ों का समान चौड़ाई वाले दंडों यानी कि आयतों द्वारा एक चित्रीय निरूपण होता है। और वहीं दोहरा जो दंड आलेख होता है वो प्रेक्षणों के 2 समूहों की तुलना करने में सहायक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बार ग्राफ के द्वारा जो है डेटा का प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जो है दोहरा दंड आलेख के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे हम आपको आसानी से जब हम प्रश्नावली बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस अध्याय के अंत में संयोग यानी कि चांस एवं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियां मिलती हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो निश्चित रूप से होती ही हैं, और दूसरा जिसका होना संभव नहीं होता, असंभव होता है, और तीसरा जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जिसके घटित होने का कोई संयोग यानी कि चांस नहीं है उनकी प्रायिकता जो है, जो प्रोबेबिलिटी, वो 0 होती है। जिनको निश्चित रूप से घटित होना है उनकी प्रायिकता 1 होती है। और कई संभावनाओं वाली घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगले वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।